हाँ जी बताएं, कहाँ तक हुआ था हमारा? कितना हुआ था एक बार मुझे दिखा दें कॉपी। अच्छा थोड़ा सा मैंने डुअल नेचर बताया था कुछ, ठीक, मतलब डुअल नेचर बतानी है अल्टीमेटली। ठीक है, अल्टीमेटली क्या बतानी है? डुअल नेचर। ठीक है जी, चलो तो शुरू करते हैं बिना देरी के। तो हम क्या पढ़ रहे थे? डुअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर की डुअल नेचर ये बता दिया था शायद मैंने। डुअल नेचर ऑफ मैटर। इससे पहले हमने डुअल नेचर एक चीज की और पढ़ी थी, वो क्या था हमारा? डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो वेव होता है, लेकिन हमने उसकी पार्टिकल नेचर भी प्रूव करी। अब डुअल नेचर को प्रूव किया था डी ब्रोगली ने। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब डी ब्रोगली ये सोच रहे हैं कि भैया जब कोई वेव पार्टिकल बन सकती है किसी पर्टिकुलर फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए, तो इसका उल्टा क्यों नहीं हो सकता कि कोई पार्टिकल वेव की तरह बिहेव क्यों नहीं कर सकता है? अब वो ये आइडिया दिमाग लगा दे। ठीक है, इस चीज को उन्होंने आगे बताने के लिए बताया कि भैया प्लांक की जो पार्टिकल नेचर है वो क्या बोलती है? E इज इक्वल्स टू एच न्यू। और आइंस्टीन का एक फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। दोनों को अगर मैं बराबर कर देता हूं तो क्या आ जाएगा? एम सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच न्यू। लेकिन ये दोनों चीज तो फोटोन के लिए है ना, क्योंकि आइंस्टीन भी फोटोन पे बात कर रहे हैं, प्लांक्स भी फोटोन पे बात कर रहे हैं, ये फोटोन के लिए है। क्या एच न्यू को मैं एच सी वाई लैम्डा लिख सकता हूं? एक सी से एक सी कैंसिल, तो ये क्या आया? एम सी इज इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा बराबर क्या आया? एच अपॉन एम इंटू सी। ठीक, लेकिन यहां जो सी है वो लाइट की स्पीड है, लाइट की स्पीड से कौन चलते हैं? फोटोन। मतलब ये फोटोन की बात कर रहा है। लेकिन अगर फोटोन ना हो, कोई रैंडम पार्टिकल हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, ये पेन हो, कार हो, बस हो, बॉल हो, कुछ भी चीज जो मूव कर सकती हो, ठीक है, तो आप सी लिखेंगे फिर या वी लिखोगे? वी, क्योंकि सिर्फ फोटोन ही तो लाइट की स्पीड से चल सकते हैं, कोई पार्टिकल थोड़ा ना चल सकता लाइट की स्पीड से, है ना। मतलब इफ देयर इज पार्टिकल, अगर पार्टिकल है तो हम क्या करेंगे? ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम इंटू वी, क्योंकि पार्टिकल तो एक कुछ वेलोसिटी से चलेगा। ठीक है, अभी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पूरी तरीके से समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर समझते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल वो क्या है, आपकी एनसीईआरटी बुक में ही क्वेश्चन के फॉर्म में है, मैं उस लिख देता हूं, फिर मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, फिर उससे एक रिजल्ट आएगा बहुत जबरदस्त, जो आपको समझाने के लिए मैं इस एग्जाम्पल का इस्तेमाल कर रहा हूं। इस एग्जाम्पल में दो एग्जाम्पल है, दोनों को मैं एक साथ सॉल्व करा रहा हूं। एक कह रहा है कि आपके पास इधर क्या है? बॉल, और इधर मैंने क्या लिया है? इलेक्ट्रॉन। बॉल का मास उसने दिया है 0.1 kg, और इलेक्ट्रॉन का तो आपको पता होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। ठीक है, कह रहा है कि ये जो बॉल है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रही है, और इलेक्ट्रॉन हल्का होता है,
तो ये जा रहा है 812 की स्पीड से शायद। कहां गई इसकी वेलोसिटी? हाँ, 812 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये भाग रहा है। ठीक है, दोनों चीजों को ध्यान से देखो, ध्यान से देखने के बाद एक रिजल्ट निकलेगा। क्या मैं इसकी वेवलेंथ निकाल सकता हूं? m इंटू वी। क्या मैं इसकी वेवलेंथ निकाल सकता हूं? m इंटू वी। क्या प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू पता है? क्या बॉल का मास पता है? क्या वेलोसिटी पता है? इज इक्वल्स टू, क्या प्लांक कांस्टेंट पता है? क्या इलेक्ट्रॉन का मास पता है? क्या वेलोसिटी पता है? 0.110, ये तो खत्म हो गया 1। तो ऊपर ये बचा 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 लैम्डा, इतने मीटर आ गया -34। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूं, आप सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा। ठीक है, और डायरेक्ट इसका आंसर ये आएगा, लैम्डा आएगा इसका 8967, लैम्डा आएगा 8.967। आप सोल्व करोगे तो आ जाएगा, और ये आ जाएगा 10 की पावर -7 मीटर। ये आ गया। ये वेवलेंथ किसकी निकली है? बॉल की। किसकी निकली है? बॉल की। ये वेवलेंथ किसकी निकली है? इलेक्ट्रॉन। दोनों में से कौन सी वैल्यू ज्यादा है, ये बताओ जरा। कौन सी वैल्यू आपको है? इलेक्ट्रॉन वाली। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये 10 टू दी पावर -34 है, ये 10 टू दी पावर -7। इसको अगर मैं नैनोमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ठीक ठाक सी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि किसकी ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन। अब इसका मतलब समझो क्या है। बॉल का वेट दिया है 0.1 kg अप्रोक्स, इतना ही होता है, और बॉल ज्यादा तेज आप मूव भी नहीं कर सकती, है ना। लैम्डा इलेक्ट्रॉन का दे रखा है। अब एक बॉल को जब आप फेंकते हो तो वो आपको सीधी जाती दिखाई देती है या ऐसी जाती है सांप की तरह लहराती हुई? बताओ बताओ भाई, कैसे? सांप, हाँ भाई सांप सीधी, है ना। लेकिन अब देखो क्यों। जैसे ही आपने बॉल को फेंका, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका, ठीक, 10 से ज्यादा कर लो आप, है ना, जो आपकी मर्जी है, हद से जितना पॉसिबल। लाइट की स्पीड से तो नहीं फेंक सकते, फेंक सकते हैं, लाइट की स्पीड तो नहीं फेंक पाओगे। ठीक है, बॉल का मास अच्छा खासा होता है 0.1 kg। तो जब मैंने बॉल को v वेलोसिटी से फेंका तो उसकी वेवलेंथ निकल के आई 10 टू दी पावर -34, जो कि बहुत कम वैल्यू है, बहुत ज्यादा है, बहुत कम। मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी, वीडियो में जूम करके एक चीज बताई थी कि जो लाइट आपको सीधी चलती हुई दिखाई देती है, अगर इसको जूम करके बनाया जाए तो ऐसी तो चलती है, बताया था वीडियो में। यहां वही चीज हो रही है। ठीक है, देखो बॉल एक पार्टिकल है, पार्टिकल की वेवलेंथ निकाली है मैंने, मतलब पार्टिकल किसकी तरह बिहेव कर रहा है? वेव। मतलब बॉल को जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन आपको जाती हुई वो सीधी दिखाई दे रही है। क्यों? वेवलेंथ उसकी क्या है? कम। चल वो ऐसी रही है, लेकिन वो चल ऐसी रही है, लेकिन ऐसा आप देखो ना, उसको बिल्कुल माइक्रोस्कोप में देखो तब ऐसी चलती हुई दिखाई देगी, लेकिन वो दिखती कैसी है? लीनियर। क्यों? वेवलेंथ उसकी इतनी कम है कि वो लीनियर दिखाई देती है आपको। प्रूव हो गया पार्टिकल नेचर। बॉल क्या है? एक पार्टिकल मान सकते हो बॉल को एक, लेकिन किस फॉर्म में चलिए? वेव। लेकिन आप उसकी वेवलेंथ डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हम, क्योंकि इतनी कम है। इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ ठीक ठाक है, 10 टू दी पावर -7 मीटर, माइक्रोस्कोप इसको डिटेक्ट कर लेगा, है ना। यानी कि इलेक्ट्रॉन जिसका मास बहुत कम है उसकी वेवलेंथ 10 टू दी पावर -7, जो इजीली डिटेक्ट हो जाता है। यहां से हमें एक बात पता ये चली कि भाई अब तक जो आप ये मान के चल रहे थे ना कि न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक फिक्स्ड डेफिनेट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, नहीं, ये बात गलत है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वो ऐसे चल रहा है। क्यों ऐसे चल रहा है? क्यों? इलेक्ट्रॉन है पार्टिकल, और पार्टिकल जब भी चलेगा तो वेव के फॉर्म में चलेगा, नहीं चलेगा?
और इलेक्ट्रॉन तो खासकर चलेगा क्योंकि उसका मास इतना कम है कि वेवलेंथ बहुत ज्यादा आती है, तो उसको तो मजबूरन चलना ही पड़ेगा वेवफॉर्म में। अब एक कार है, कार का मास कितना होता है? बहुत ज्यादा होता है या बहुत कम, है ना? आप फॉर्मूला देखो ना, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इन टू वी। कार का मास ज्यादा आएगा तो वेवलेंथ क्या आएगी? ठीक। वेलोसिटी, कार की स्पीड कितनी कर सकते हो? अच्छा 200 पे तो मुझे लगा शायद ही कोई बैठा है कोई? 200 स्पीड से कार चल रही हो, आप उस कार के अंदर हो, बैठा है कोई? बताओ। हाँ बैठे हो? नहीं। तो कार का मास ज्यादा, वेवलेंथ क्या है? कम। तो कार जब चलती है तो सीधी चलती है या ऐसे लहराती हुई जाती है यूं सीधी? नहीं, वो सीधी चलती है ना कार। इसका क्या मतलब है? वेवलेंथ इतनी कम है कि वो आपको सीधी ज्यादा दिखाई देती है। क्यों? उसका मास इतना ज्यादा है, मास ने वेवलेंथ को कम कर दिया। ठीक है, मास वेवलेंथ को कम कर देना ना। तो इस वजह से जो बड़े पार्टिकल, तो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट क्लियरली किस पर एप्लीकेबल है? मैक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक? माइक्रोस्कोपिक, क्योंकि उनका मास कम होगा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो हमें वेवलेंथ इतनी मिल जाएगी कि माइक्रोस्कोप से हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, तो वो माइक्रोस्कोप डिटेक्ट हो जाती है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में ना घूम कर किस फॉर्म में चलते हैं? वेव फॉर्म में, ऐसे लहराते हुए जाते हैं यूं यूं यूं, सांप की तरह। ठीक है, अपने आप होता रहता है। हाँ, जो भी एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में चल रहे हैं। माइक्रोस्कोप कर देते हैं, हम देखते हैं उसे, वो तब भी हमें दिखता है। हाँ, वेव फॉर्म में दिखते हैं, माइक्रोस्कोप से डिटेक्ट हो जाएगी वो, माइक्रोस्कोप से। ठीक है जी, एक बात तो ये है डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस ये है। उन्होंने, अब इलेक्ट्रॉन बताओ पार्टिकल है या वेव है? पार्टिकल, लेकिन चल कैसे रहा है? होगी ना प्रूफ कि पार्टिकल भी वेव नेचर रख सकता है, जबकि जो दूसरी ड्यूअल नेचर है वो उल्टा बता रही है, वो वेव से पार्टिकल प्रूव कर रही है। मतलब जो प्लांक वाली है, प्लांक वाली कह रही है कि जो वेव किस फॉर्म में चलती है? पार्टिकल। डी ब्रोगली कह रहे हैं अच्छा वो ऐसा करती है तो पार्टिकल भी ऐसा कर सकते हैं, कि होते वो पार्टिकल है, चलते किस फॉर्म में है? वेव फॉर्म। ठीक। अब यहां से नेक्स्ट आगे देखो। अब आप मुझे ये बताओ कि ये रहा हमारा ऑर्बिट, ये रहा हमारा न्यूक्लियस, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे करके। ठीक है, एक वेवलेंथ, एक वेव यहां से लेके यहां तक एक वेव है क्या? हाँ ना बताओ। कोई एक वेव होगी, यहां से एक और, एक सही बनाया ना, एक एरी सही है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? लैम्डा। ये कितनी होगी? बताओ कितने लैम्डा है? ठीक है, 6 लैम्डा है। तो मैं लिख सकता हूं 6 लैम्डा इज इक्वल्स टू, अगर इसकी रेडियस r है तो सरकमफ्रेंस बताओ कितनी होगी? 2πr। बताओ दोनों चीज बराबर होंगी कि नहीं होंगी? सही है, आपके सामने रिलेशन लिखा है 2πr इज इक्वल्स टू 6 लैम्डा। यहां तो वेव 6 है, जरूरी है 6 आ सकती हैं? ये तो मैंने अपनी मर्जी से बनाई है ना। मान लो कोई छोटा ऑर्बिट हो और उसके अंदर ऐसे आ जाए, लो 1 2 3 ही आ पाई इसमें, तो 6 3 4 5 6 7 8 9 कितनी भी हो सकती है। तो मैं 6 हटा के n लैम्डा में लिख दूं? क्यों जी? जनरलाइज फॉर्मूला, जहां पर n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, जिस भी ऑर्बिट में घूमेगा। ठीक है, तो 2 फॉर्मूले आए हमारे पास अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। पहला फॉर्मूला क्या है? लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन एम वी, फॉर्मूला नंबर 1। और दूसरा फॉर्मूला क्या है? 2πr इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। ठीक है, तो अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या है? यहां से लैम्डा देखो 2πr इज इक्वल्स टू क्या है? एन लैम्डा। यहां से लैम्डा बताओ क्या है?
2 पाई आर अपॉन एन। दूसरा रिलेशन बताओ क्या निकाला है मैंने, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम बी। क्या यहां से लैम्डा की वैल्यू ऊपर से यहां रख सकता हूं मैं, दोनों डी ब्रोगली के ही तो है, तो लैम्डा बराबर क्या आया 2 पाई आर अपॉन एन, ठीक है। और ये क्या है एच अपॉन एम वी, ठीक है। तो एम वी और आर एक साथ ले जाओ, क्या आया एम वी आर, एन इसके पास और 2 पाई नीचे। ध्यान से देखो इस फॉर्मूले को, कोई जाना पहचाना फॉर्मूला लग रहा है क्या, कौन सा, कहां पढ़ा था ये कौन से मॉडल में पढ़ा है पूछूंगा, बोहर मॉडल में पढ़ा है नहीं पढ़ा है। पॉइंट नंबर 4 यही तो है, पॉइंट नंबर 3 या 4 कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी पार्टिकल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, ठीक है। अब देखो मिलाओ इस चीज को, डी ब्रोगली ने बोला कि पार्टिकल वेव बन जाता है, ठीक। प्लांक ने बोला वेव पार्टिकल बन जाती है। प्लांक की जो पार्टिकल थ्योरी है, ठीक, और मैक्सवेल की जो वेव थ्योरी है, इन दोनों का इस्तेमाल किया बोहर ने, अपना नया मॉडल तैयार करा। बोहर के बाद बोहर का मॉडल रिजेक्ट हुआ, फिर उसके बाद आया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, लेकिन उससे पहले दो फेनोमिना है, डुअल नेचर और दूसरा हाइजेनबर्ग। डुअल नेचर में डी ब्रोगली बोल रहे हैं कि भैया पार्टिकल बनता है वेव, ठीक। अब आप देखो मैंने फॉर्मूले लिए थे डी ब्रोगली के, एच लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम बी, 2 पाई आर इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, और बात निकल कर आ गई बोहर की। इसका मतलब बोहर का ये वाला पॉइंट सही है, बोहर की बात आ गई ना, और होना भी चाहिए। बोहर ने भी तो डुअल नेचर यूज की है, क्योंकि इससे पहले तो ये हमारी की डुअल नेचर आई चुकी थी। मतलब बोहर ने एकदम सही बात कही थी कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू एच अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल। यहां तो बोहर साहब खरे उतर रहे हैं, तो फिर फेल कहां होते हैं, लिमिटेशन तो लिखाई दी कि वहां फेल होते हैं। अगला जो प्रिंसिपल आएगा हाइजेनबर्ग, वो रिजेक्ट करता है बोहर को पूरी तरीके से, वहां फेल हो जाते हैं बोहर, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट करेंगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, फिर हम उस पर चलेंगे हाइजेनबर्ग। ये तो नोट कर लेना शायद, आगे देखो ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम्पल भी नोट करना है, एग्जाम्पल ही आप समझ पाओगे। जूम करूं या ऐसे चल जाएगा, आज तो काफी स्टूडेंट ऑनलाइन है यार, क्या बात है। देवांश चौहान, प्रिया तवार, यश चौधरी, शोभित कुमार, अभिषेक वर्मा, ऋषिका प्रधान, संयम जैन, दृष्टि जैन, बहुत बढ़िया, काफी स्टूडेंट ऑनलाइन है आज। बताओ भाई ऑनलाइन में किसी को डाउट हो तो बताओ कमेंट में। देवांश चौहान, हाँ जी बताओ, नेक्स्ट कर दो क्या? नेक्स्ट ये नोट करो डेरिवेशन, 2 पाई आर इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा, 2 पाई आर इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, इसको याद रखना है ना।
कल मैं तो नहीं आया था शायद, है ना, या आया था? नहीं आया था, आया था। तो कल क्या किया था आपने? कोई दूसरी क्लास चली थी, छुट्टी हो गई थी? तो कल क्या किया था जब मैं नहीं आया था? तो एक क्लास के बाद? उसके बाद सर नहीं मैथ्स पढ़ाती थी, 2 क्लास। अच्छा, सर नहीं मैथ पढ़ाती थी? थोड़ी देर पहले छोड़ दिया। डाउट्स पूछ लीजिए। नेक्स्ट कर दूं? हैं? नेक्स्ट। अब हमारे आ रहे हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हो गया? हाँ जी, नोट किया? अब यहां पर हमारा डुअल नेचर हो गया। डुअल नेचर पार्टिकल की किसने बताई थी? कौन से साइंटिस्ट थे? डी ब्रोगली, है ना। और वेव की जो डुअल नेचर बताई थी वो कौन थे? जो पार्टिकल नेचर बताई थी जिसने, वेव की पार्टिकल जिसने बताई थी वो कौन थे? मैक्स प्लांक। तो ये नाम भी याद रखने, है ना। मैक्सवेल ने तो वेव नेचर पे बात करी थी, हम बात करें पार्टिकल नेचर। अब ये हमारा हो गया। फॉर्मूला याद रखना है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, इस पे क्वेश्चन आएगा। 2 पाई आर इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, इस पे क्वेश्चन आएगा। ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अब नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं वो आते हैं कौन से? दूसरी जो फेनोमिना ऑब्जर्व हुई वो बताई हाइजेनबर्ग में। तो आता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेन समझते हो क्या होता है? अनसर्टेन तो समझ जानते हो क्या? जो निश्चित ना हो, जो कांस्टेंट ना हो, अनसर्टेन। ठीक है। अब देखो ये क्या बोलते हैं, तो पहले इसको ध्यान से सुनेंगे बात को, क्योंकि ये बात एनसीईआरटी से पढ़ोगे थोड़ा गोलमोल है बातें हैं। ये जो लास्ट का पोर्शन है ना इस चैप्टर का, मैंने आपको पहले बताया बहुत खतरनाक पोर्शन है। क्वांटम मैकेनिक्स एक अलग ही सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका काइनेमेटिक्स होता है जिसको क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते हैं, वो अलग सब्जेक्ट है ना, अलग यूनिट होती होगी 12th में। तो ये भी पूरी एक चैप्टर है, अलग बुक है इसकी। हमें लेकिन ओवरव्यू लेना है जितना हम समझ सकते हैं। तो हाइजेनबर्ग आए साइंटिस्ट 1927। ये देख ले आप, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से पहले आए हैं ये। ठीक है। ये बोल रहे हैं कि किसी भी पार्टिकल की अगर आप पोजीशन सही मेजर कर लेते हो तो उसकी वेलोसिटी आप सही मेजर नहीं कर सकते, उसमें गलती निकलने के पूरे चांस है। या फिर अगर आप किसकी वेलोसिटी सही मेजर कर लेते हो तो फिर आप उसकी पोजीशन सही फाइंड नहीं कर सकते, पोजीशन में गलती आने के पूरे चांस है। मोमेंटम में भी बोल सकते हो कि अगर किसी की आप पोजीशन सही फाइंड कर लेते हो तो मोमेंटम में गलती आएगी, मोमेंटम सही फाइंड कर लेते हो तो पोजीशन में गलती आएगी। ठीक है। एक में गलती जरूर आनी है। अभी इस चीज को हम समझेंगे। पहले उनका फॉर्मूला जानते हैं कि उनका जो फॉर्मूला है अपनी स्टैंड वो क्या है। वो बोलते हैं कि डेल्टा पी मतलब मोमेंटम इंटू डेल्टा एक्स मतलब पोजीशन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। ये उनका फॉर्मूला है। जहां पर डेल्टा पी है ना वो है एरर इन मोमेंटम, मतलब मोमेंटम को मेजर करने में आपने कितनी गलती की है, वो है डेल्टा पी। डेल्टा एक्स है पोजीशन को मेजर करने में आपने जो भी गलती की हो वो है हमारा डेल्टा एक्स। ये फॉर्मूला दिया था किसने? हाइजेनबर्ग। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो बीच में इक्वल टू का साइन लेंगे, और अगर आपसे प्रिंसिपल पूछते जाए तो लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई, है ना। 4 न्यूमेरिकल्स अगर मैं बात करूं
न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए आप क्या साइन लेंगे, इक्वल टू डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। इसका इस्तेमाल करेंगे आप न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए, क्योंकि इक्वल टू भी तो है ना यहाँ पे, ठीक है। अब क्या ये बताओ, मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी होता है, और अगर मैं मोमेंटम में चेंज करूं तो वेलोसिटी में तो चेंज होगा भैया। मास तो किसी भी चीज का कांस्टेंट होता है, तो क्या डेल्टा पी की जगह ये मेंशन कर सकता हूं? तो बताओ, डेल्टा पी की जगह अगर मैं रखता हूं m इंटू डेल्टा वी, तो क्या आ जाएगा रिलेशन, m इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई m, ठीक। तो बताओ यहां से क्या आ जाएगा, डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई m। अब जो स्टेटमेंट मैंने बोला था उसको अप्लाई करो। अगर मैं मोमेंटम सही मेजर करता हूं, इफ मोमेंटम या वेलोसिटी कुछ भी ले सकते हो, इफ मोमेंटम इज करेक्टली मेजर्ड, तो बताओ गलती होने के चांस कितने हैं उसमें, गलती कितनी होगी? अगर कोई चीज मैंने सही नाप ली तो उसमें गलती कितना होगी बताओ, 0 होगी, नहीं होगी? तो मतलब जो गलती है डेल्टा पी वो कितना आ गया, 0 आ गई कि नहीं आ गई? अगर कोई चीज मैंने सही मेजर कर ली तो उसमें गलती तो है ही नहीं, गलती नहीं है तो डेल्टा पी क्या है, 0। फॉर्मूला देखो क्या कहता है, डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। तो मैं गलती निकालना चाह रहा हूं वेलोसिटी में, एच अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा पी, डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा वी रखो 0। बताओ इनफाइनाइट आ गया कि नहीं आ गया? मतलब वेलोसिटी में गलती कितनी निकलेगी, इनफाइनाइट। निकलनी है, कोई नहीं दुनिया की ताकत नहीं जो आपको रोक के दिखा दे, ठीक है। मतलब एक चीज में आपने गलती 0 करी तो दूसरे में देखो कितनी सारी गलती बढ़ गई, दूसरे में गलती बहुत ज्यादा आ गई। इसका उल्टा भी कर सकते हो आप वेलोसिटी सही मेजर कर लो तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, 0। उस केस में डेल्टा पी क्या निकल जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब आप मोमेंटम सही मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ समझे क्या नहीं? नव्या, अरुंधति क्या समझी? सर कोई भी अगर 2 चीजें हैं, दोनों में से किसी एक चीज को अगर हमने सही एक्यूरेटली मेजर कर लिया, हाँ, तो दूसरी चीज को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। अच्छा, वो अनसर्टेन रहेगा, अनसर्टेन हो जाएगा। अरे वीडियो कैसे रुक गई? अच्छा, तो बात समझ में आई। तो मैंने आपको ये बताया, स्टार्टिंग से बता रहा हूं, हाइजेनबर्ग फॉर्मूला होता है डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। न्यूमेरिकल सोल्व करने की क्या लेंगे, इक्वल टू का साइन। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। चेंज लेंगे तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, मास तो बदलता ही नहीं है। डेल्टा पी की वैल्यू उठा के वहां पर रख दी तो ये रिलेशन आ गया, है ना। नेक्स्ट मैंने क्या बताया, अगर आपने किसी चीज का मोमेंटम सही मेजर कर लिया तो डेल्टा पी जो कि मोमेंटम में गलती है, मोमेंटम में एरर है, वो कितनी हो गई, 0। इसको मैंने यहां रखा, तो बताओ वेलोसिटी में जो गलती है वो कितनी निकल कर आ रही है, इनफाइनाइट, मतलब बहुत ज्यादा है। मतलब अगर आपने मोमेंटम को सही मेजर करने की कोशिश करी तो वेलोसिटी में गलती बहुत ज्यादा आ जाएगी, आप नहीं मेजर कर सकते सही से, ठीक है। ये बात क्लियर? अब इसको आप एक छोटे से एग्जांपल से समझें, फिर इसमें मैं आपको 1-2-3 बात और ऐड करूंगा। तो एग्जांपल ये है कि ये तो हमारा हो गया, चलो एग्जांपल ये है इसके अंदर कि भाई आप मान लो एक ऐसा गेम खेल रहे हैं, ये हो आप, खुद को समझें कि ये आप हो, ठीक है, और आपको एक कमरे में छोड़ दिया गया है, ये रहा इसी कमरे में, और आपकी आंखों पर बांधी गई है पट्टी, है ना, ये पट्टी बांध दी गई है और आपको रूम में छोड़ दिया गया है ना। तो एक बॉल है, एक रूम के अंदर एक बॉल है जो इधर उधर भागी फिर रही है,
कभी इधर टकराती है दीवार से, कभी इधर दीवार से टकराती है, कभी उधर से टकराती है, कभी इधर टकराती है, और आपको आंख पे पट्टी बांध के बोल दिया गया है कि भैया इस बॉल को ढूंढो। तो बॉल तो चल रही है, आप भी चल रहे हैं ऐसे आंख बंद करके, है ना, ढूंढ रहे हो उसे, ठीक। तो जब आप बॉल को ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे बताओ? आपके पैरों से टकराएगी ना, आप अपने पैरों से तो पता लगा नहीं, जब आपके पैरों से टकरा जाएगी, वो फर्श पर घूम रही है, बोले ऐसा कैसे करके फर्श पर, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, आप सही जाओ, दिखा का टैलेंट। तो ये बॉल इसके पैरों से आकर टकराई, तो ये बॉल जब इसके पैरों से आकर टकराएगी, तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या ये जान जाएगा बॉल कहां है? कहां है बताओ? इसके पैरों के पास टकरा गई। लेकिन ईमानदार से बताओ, जैसे उसे ये पता चला कि बॉल मेरे पैर के पास है, जैसे टकराई, तो टकराने के बाद बॉल वहीं रुक जाएगी, टकरा के थोड़ा पीछे हटेगी, इधर उधर जाएगी। तो जैसे ही उसने ये जाना कि बॉल मेरे पैर के पास आ चुकी है, तो बॉल ने तुरंत अपना मोमेंटम चेंज कर लिया, नहीं कर लिया? क्योंकि टकराने के बाद वेलोसिटी वही रहेगी, बदल जाएगी? बदल जाएगी। वेलोसिटी बदल जाएगी तो मास इनटू वेलोसिटी से मोमेंटम बदल गया, नहीं बदल गया? मोमेंटम बदल गया। मतलब जैसे ही उसे ये पता चला बॉल मेरे पैर के पास है, मोमेंटम फटाक से चेंज हो गया। यही तो बोला है हेइजेनबर्ग, भैया अगर आपने किसी की पोजीशन को सही मेजर करने की कोशिश करी तो मोमेंटम बदल जाएगा एकदम से। हाँ क्या? जो मूव करते हैं उनके लिए, मूव, इलेक्ट्रॉन मूव ही तो करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, इसलिए तो मैं आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बता रहा हूं। सर न्यूक्लियस तो मूव करता होगा ना? न्यूक्लियस कहाँ मूव करता है? न्यूक्लियस तो अपने सेंटर पे रहता है उसके सेंटर में तो रहता है, पर जब पूरा वो एटम मूव करता है तो एटम का मूव करता है? एटम तो कभी नहीं मूव करता। सर फिर ये तो अनसर्टेनिटी में भी यही है ना, दो पार्टिकल जब मूव करेंगे तभी तो। दो पार्टिकल कहाँ बात करी मैंने? एक ही तो पार्टिकल की बात करी, जो ऐसा पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसकी पोजीशन और मोमेंटम आप एक साथ साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये बात बोलिए, कोई एक पार्टिकल जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जिस पर आप स्टडी कर रहे हैं, तो मैंने वो पार्टिकल बॉल को मान लिया, बॉल इधर उधर घूमती फिर रही थी, लेकिन बॉल जैसे इससे आगे टकराई, बॉल ने अपनी वेलोसिटी चेंज कर ली, टकरा के बॉल इधर जाएगी, वेलोसिटी बदल जाएगी, मतलब मोमेंटम बदल गया। मतलब जैसे ही आपको ये पता चला बॉल मेरे पैर के पास है, बॉल का मोमेंटम चेंज हो गया। तो समझाने के लिए एक एग्जांपल है कि कुछ इसी तरीके से चल रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब आगे देखो, अब ये कॉन्सेप्ट हम उसमें कैसे लगाएं? किसमें बताओ? हैं? ये कॉन्सेप्ट हम किसमें कैसे लगाएं? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट तो किसका? इलेक्ट्रॉन। तो आप जरा देखिए, बहुत आसान है। आसान क्या है? ये रहा एटम, ये रहा न्यूक्लियस। अब एटम के अंदर मैं कैसे पता लगाऊंगा इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है? वो तो मेरे पास कोई रेज होंगी जो जाके एटम के अंदर जाएंगी और मुझे बता देंगे एटम कहाँ है। जैसे कि मैं अगर किसी को कोई चोट लग जाती है, उसको जानना हो कि उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में कहां से हड्डी टूटी है, तो कौन बताता है उसको? एक्सरे जो उसकी बॉडी में एंटर करके उसको बताती है। तो अगर मुझे एटम के बारे में जानना हो तो एटम के अंदर भी कोई एक्सरे टाइप या एक्सरे भेजूंगा जो मुझे एटम की अंदर की स्ट्रक्चर बताएंगे, है ना। यानी कि बाहर से मैं कोई ऐसी रेज भेजूंगा, है ना, बाहर से कोई एक ऐसा सोर्स लूंगा जो अपने अंदर से क्या निकालता हो? रेज। एक्सरे भी जनरली एटम की स्ट्रक्चर में काम आती है, तो जैसे कि हमारी बॉडी की इंटरनल स्ट्रक्चर में काम आती है। अब ये बताओ, डी ब्रोगली बता चुके थे कि न्यूक्लियस के चारों तरफ एटम वेव फॉर्म में चलता है, लीनियर फॉर्म में चलेगा, ये तो पता चल गया, है ना। ये रहा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये रहा घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन है लेकिन चल कैसे रहा है? वेव फॉर्म। तो मैं आपसे पूछता हूं, पूछता है भारत, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मान लो आप बहुत बड़े बड़े शूटर हैं और ये रहा आपका शूटिंग का गोल, यहां पर आपको शूट करना है, तो आपके पास दो गन है शूट करने की। एक गन तो आपके पास ऐसी है कि जिसमें से जो बुलेट निकलती है वो सीधी जाती है ऐसे, और एक गन आपके पास ऐसी है जिसमें बुलेट निकलती है वो ऐसे ऐसे जाती है।
कौन से इस्तेमाल करेंगे सही निशान लगाने के लिए? कोई सांप वाली यूज करना चाहेगा इसमें गोली निकले ऐसे ज्यादा लगाती हुई? और इसी से लोग सही निशाना नहीं लगा पाते, इसी से ही ओलंपिक में बाहर हो जाते हैं, है ना। कभी अभिनव बिंद्रा लाया था शूटिंग में, मैं स्पीड भी तो कम हो जाएगी जब वो गेम में जाएगा तो। है सर जब नहीं, स्पीड सेम है, स्पीड सेम, आप बताओ, है ना। अब अभिनव बिंद्रा लाया था शूटिंग में, लास्ट जो मेडल है शायद 2016 में, 2007 में, हाँ सही, जब हम पढ़ते थे, जब हम 10th में थे ना, 10th में जब आया था, हमें याद था अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता है शूटिंग में। तो जो बुलेट सीधी जाती है उसी में लोग नहीं कर पा रहे, तो जो सांप की तरह जाएंगे उसमें कैसे कर पाएंगे? मतलब किसको प्रेफर करोगे? तो मैं आपसे बोल रहा हूं, आपके पास एक्सरे की गन है, आपको इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना है, तो आपके पास एक्सरे निकलेंगी, मतलब एक टाइप की रेस तो ऐसी है जो ऐसे जा रही है, ठीक, और दूसरे टाइप की जो रेज है वो ऐसे जा रही है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि बताना, ये भी वेव्स है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन सी वेव इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से डिटेक्ट कर लेगी? यहां इलेक्ट्रॉन, व्हाइट वाली, है ना, ठीक। अब व्हाइट वाली को देखो और येलो वाली को देखो, इन दोनों में से किसकी वेवलेंथ ज्यादा है और किसकी वेवलेंथ कम है, ये बता दो। व्हाइट वाली की वेवलेंथ कम है, अरे देखो ना कितनी सी है, यहां से लेके यहां तक, जबकि इसकी वेवलेंथ देखो यहां से लेके यहां तक, इसकी वेवलेंथ ये है, इसकी वेवलेंथ इतनी सी है, ठीक है। तो व्हाइट वाले की वेवलेंथ कम है ना, तो बताओ वेवलेंथ कम तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, क्योंकि E इज इक्वल्स टू क्या होता है, एच न्यू, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। मतलब जो कम वेवलेंथ की जो लाइट है वो बहुत ज्यादा एनर्जी से भाग रही है, उसके अंदर एनर्जी ज्यादा होगी कि नहीं होगी? एनर्जी ज्यादा होगी कि नहीं होगी? प्रूव कर दिया, क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या है, कम, फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा, एनर्जी क्या है, ज्यादा, मतलब इस रेस की एनर्जी बहुत ज्यादा है। और आपको क्या लगता है जब ये इलेक्ट्रॉन से टकराएगी तो बताओ टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन में कुछ चीज, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर नहीं करेगी? कोई भी दो चीज जब टकराती है एनर्जी का ट्रांसफर होता है कि नहीं होता? तो अपनी जब ये एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगी इलेक्ट्रॉन को, तो हमें पता तो चल गया इलेक्ट्रॉन यहाँ है, बताओ मोमेंटम चेंज होगा कि नहीं होगा? क्योंकि टकराने पर वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज होगा, हो गया। वही तो एग्जांपल है जो मैंने भी दे दिया कि रूम में एक कोई घूम रहा है, उससे बॉल टकराई, बॉल टकराने पर उसे ये तो पता चल गया बॉल मेरे पैरों पर है, लेकिन बॉल टकराकर आगे चली गई, मोमेंटम चेंज हो गया, लेकिन मोमेंटम बदल गया। यही बात हमने किस में करी है, मॉडल। ये बोल रहे हैं हाइजेनबर्ग कि ये होना है सिस्टम, ठीक है। बढ़ जाए घट जाए वो अलग बात है, लेकिन चेंज हो जाएगी, मैं चेंज की बात बोल रहा हूं, है ना, बदल जाएगी। तो यहां हमारा हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो कंप्लीट होता है। अब इसके कुछ सिग्निफिकेंस है वो पढ़ेंगे, लेकिन आप इतना नोट कर ले पहले, ये डायग्राम जरूर बनाना, ये डायग्राम ही क्लियर कर रहा है आपको क्या चल रहा है, ठीक है ना। ये सारी चीजें नोट करें।
हो गया जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये तो समझाने के लिए था ना, ये भी बनाओगे, ये डायग्राम बना ले, ये वाला। यहाँ डेल्टा एक्स लिख लेना, डेल्टा एक्स है ना, ये है ना, ये डेल्टा एक्स है कि भैया पोजीशन में जो एरर है वो इनफाइनाइट आ जाएगी। उन्होंने क्या बता दिया, उल्टा बता दिया, लेकिन बात तो सेम ही है कि अगर मोमेंटम आप सही में करोगे तो डेल्टा पी 0, तो पोजीशन में एरर कितनी आ रही है, इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा, बात सेम ही। ठीक है, हाँ पूछे, क्या पूछ रहे थे? हाँ भाई श्रेय, उसको सही कर लो, हो गया भाई। अब इसके सिग्निफिकेंस समझनी है हमें, किसके, बोहर्स, इसके हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के सिग्निफिकेंस क्या है वो समझने हैं। तो पहला सिग्निफिकेंस आप ये देखें, मतलब बहुत बढ़िया सिग्निफिकेंस आपको देखने को मिलेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सिग्निफिकेंस नंबर 1। सिग्निफिकेंस नंबर 1 ये बोलता है कि भैया क्या अकॉर्डिंग टू बोहर्स मैं रेडियस निकाल सकता हूं, बताओ, हाँ या ना? अकॉर्डिंग टू बोहर्स मैं रेडियस निकाल सकता हूं, अकॉर्डिंग टू बोहर्स मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूं, हैं? बताओ भाई, पूछता है भारत। Z/n था, n/z, Z/n सेंटीमीटर पर। तो बोहर्स के हिसाब से तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की आप रेडियस निकाल सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट की हम रेडियस निकाल सकते हैं। और ऑर्बिट क्या है, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो कुल मिला के हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में बता रहे हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन जो है इस सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, ये तो बताया था बोहर ने।
वेलोसिटी भी बता, वेलोसिटी के बारे में ही बात कर रहा हूं मैं कि इलेक्ट्रॉन की मैं वेलोसिटी भी सही निकाल सकता हूं और बता सकता हूं 2.18 × 10⁸ Z/n सेंटीमीटर पर सेकंड। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी दोनों साथ साथ बता दूं मैं? नहीं पॉसिबल है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो पाथ ही फिक्स नहीं है। किस फॉर्म में चल रहा है वो? वेव फॉर्म, है ना। किस फॉर्म में चल रहा है? वेव फॉर्म। तो अगर इलेक्ट्रॉन का पाथ ही फिक्स नहीं है, वेव फॉर्म में चल रहा है, तो उसकी ना तो मैं पोजीशन के बारे में, पोजीशन और वेलोसिटी दोनों को साथ साथ सही नहीं बता सकता। तो इससे यहाँ ये प्रूव होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फिक्स्ड पाथ में नहीं मूव कर रहा है, जो कि एज ए, जैसे बोहर ने माना था, बोहर ने माना था ना कि सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। हालांकि वेव फॉर्म में चल रहा है। वेव फॉर्म में नहीं, बोहर ने माना तो था ये वेव फॉर्म में चल रहा है, लेकिन उनका एक ऑब्जर्वेशन ये बोलता है, क्योंकि उन्होंने जो वेलोसिटी और रेडियस निकाली है वो क्या कैसे मान के निकाली है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट मूव कर रहा है, ये मान के तो वेलोसिटी और रेडियस निकाली है ना। हालांकि उन्होंने पार्टिकल नेचर तो एज्यूम की थी, लेकिन उन्होंने वेलोसिटी और रेडियस कैसे निकाली? न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है? सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ये मानकर उन्होंने रेडियस निकाली और यही मानकर उन्होंने वेलोसिटी निकाली। इसलिए तो ये गलत है, क्योंकि एक्चुअल में चल कैसे रहा है? सर्कुलर वेव फॉर्म में। सर न्यूमेरिकल्स भी करवा रहे हो आप इन पे? तो आपको पुराने मॉडल पे न्यूमेरिकल्स करने हैं ना, ये आपके सिलेबस में है ना। ये बात नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है, आपके सिलेबस में बोहर मॉडल के न्यूमेरिकल्स है, तो बोहर के मॉडल के आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है। लास्ट में जब आप देखोगे ना, तो बोहर मॉडल पूरी तरीके से गलत साबित नहीं हुआ था। वेव मैकेनिकल मॉडल की बहुत सारी कुछ बातें ऐसी जो बोहर मॉडल की तरह मैच करती हैं, इसलिए बोहर मॉडल न्यूमेरिकल्स कराए जाते हैं आपको। बोहर मॉडल्स जब लास्ट मॉडल बताऊंगा मैं, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, उसकी एक बात ऐसी निकल कर आएगी जो बोहर ने पहले ही बता दी थी, बोहर ने पहले बता दिया था, और वो बात आज तक ठीक है। बोहर की पूरा मॉडल तो ठीक नहीं है, लेकिन उसकी एक बात आज तक ठीक है, इसलिए आप बोहर के न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं। सारी बात गलत तो सही नहीं है, लेकिन उसकी एक बात आज तक ठीक है, इसलिए आपको न्यूमेरिकल्स कराए जाते हैं बोहर्स वाले। फिर पूछो कि वेव मैकेनिकल क्यों नहीं कराए जाते? उसकी बहुत टफ है, वो हिलेगी नहीं आपसे, तो उसका ग्रेजुएशन में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। आप बोलोगे रदरफोर्ड के, उसमें कुछ है नहीं। आप बोलोगे थॉमसन के, वो खत्म है मामला। तो किस पर टिकता है? बोहर पर टिक गया आगे सब चीज, ठीक है। पहला ऑब्जर्वेशन तो ये है। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है, आप मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इन दोनों को ध्यान से देखो। मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं ये वाला, डेल्टा एक्स और डेल्टा वी वाला, ये वाला फॉर्मूला बताया था ना, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4πm। बोलो ये फॉर्मूला है कि नहीं है? ये फॉर्मूला मैं दो चीज के लिए लगाऊंगा, एक माइक्रोस्कोपिक, एक मैक्रोस्कोपिक, है ना। पहले मैं लगाता हूं मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, और फिर किस पे लगाएंगे हम? माइक्रोस्कोपिक। आपको क्या लगता है मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मास, कुछ भी ले आप, बोल लेने पोल 0.1 kg, वो देख लें कि उस पे लग रहा है कि हाइजेनबर्ग नहीं, तो बताओ मास कितना जाएगा? 0.1 kg। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जानते ही, जाना माना पार्टिकल कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। मास क्या ले लें? 9.1 × 10⁻³ kg। तो मैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी की वैल्यू निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ? कितना जाएगा? h की वैल्यू 6.6 × 10⁻34, 4 पाई इंटू मास कितना है? 0.1। इसका निकालो, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल्स टू कितना जाएगा? 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन 4 पाई इंटू मास कितना है? 9.1 इंटू 10⁻31। इस कैलकुलेशन को बता सकते हो यार, हेल्प करोगे सोल्व करने, इसकी वैल्यू क्या आ रही है और इसकी क्या आ रही है, बताओगे क्या? बताओ जरा, मैंने तो ऐसे ही रैंडम रख दिया, आप बताएं। कोई है कदरदान साहिबान जो बता दे इसकी पहचान? करो करो, मैं भी सोल्व करके देख रहा हूं। 66 डिवाइड बाय 4
डिवाइड बाय 3.14, ये आएगा 5.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। चेक कर लो इसको, देखो जरा 10 टू द पावर माइनस 31 से 10 टू द पावर माइनस 31 कैंसिल, कितने बचा? 3 बचा। कितना आगे? 6.6 डिवाइड बाय 9.1 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 3.14, ये आ गया 0.05 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ठीक है, यह अप्रोक्स अगर मैं इसे लिखूं 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, यह आ जाएगा, बताओ। ठीक है, दोनों आ गई। अब इन पे ऑब्जर्वेशन देखो ध्यान से। क्या मैं इसको अप्रोक्स बोलो, चलो ऐसी मान लो, ये है मैक्रो के लिए, ये है माइक्रो के लिए। ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की मैंने वेलोसिटी मेजर करी या पोजीशन मेजर करी, कुछ भी मान लो आप। ठीक, और मैंने माना कि पोजीशन को मेजर करते वक्त उसमें गलती जो आई डेल्टा एक्स, गलती जो उसमें आई वो 10 टू द पावर माइनस 4 की मान लूं। चलो मैं 10 टू द पावर माइनस 4 नहीं, 10 टू द पावर माइनस 8, बहुत कम है, बताओ। इससे बहुत कम मान ली, बहुत कम है कि नहीं है? इतने मीटर की गलती आ रही है। ठीक, कोई मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन को मेजर करते वक्त मैंने कितनी गलती की है? 10 टू द पावर माइनस 8 मीटर की। कोई भी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है जो कि घूम रहा है इधर उधर, बॉल मान ली, इतनी गलती हो सकती है, ये तो बहुत कम है। तो बताओ वेलोसिटी में कितनी गलती निकल कर आएगी? 5.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइड में ले जाऊं डेल्टा एक्स, रख दूं डायरेक्ट या बिल्कुल करके दिखाऊं? 10 टू द पावर माइनस 8, बताओ कितने की गलती आएगी? 5.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20। ये जो गलती है ये बहुत कम है या बहुत ज्यादा है? बहुत कम है या बहुत ज्यादा है? कम है कि नहीं? मतलब मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट में कोई मैटर नहीं करता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बहुत कम आ रही है ना, देख लो आपके सामने पेशेंट। तो क्या मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पर हाइजेनबर्ग लगाने का कोई लॉजिक बनता है? नो, कोई लॉजिक नहीं। इस पे लगाओ जरा, यही इतनी मानो एरर। डेल्टा एक्स कितनी है? 10 टू द पावर माइनस 8 मीटर। निकालो वेलोसिटी, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 8। ऊपर चला गया, कितना है? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर 8, तो कितना आ गया भैया? 5000 मीटर पर सेकंड। अरे बाप रे भैया, बहुत कम है, बहुत ज्यादा है? मैटर करेगा नहीं हाइजेनबर्ग। इसका मतलब हाइजेनबर्ग बड़े छोटे पार्टिकल पर लगेगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बड़े ऑब्जेक्ट पर लग जाएगा, ये मत कहना नहीं लगेगा, लग जाएगा, फायदा नहीं है कुछ भी। डी ब्रोगली बड़े ऑब्जेक्ट पर लग जाएगा, फायदा नहीं है कुछ भी, लग सब पे जाते हैं, है ना? तो ये हमारा हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल का सिग्निफिकेंस, करो नोटिस को। नेक्स्ट
तो मतलब बोहर ने जो सर्कुलर ऑर्बिट माने थे वो क्या है, बिल्कुल गलत, रॉन्ग। क्यों? क्योंकि बोहर ने इलेक्ट्रॉन की डुअल नेचर को नेग्लेक्ट किया था, इसलिए गलत आते हैं। तो सर इसकी वजह से तो और कॉम्प्लेक्स बन जाएगा मॉडल। हाँ, तो अब नया आएगा। तो डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग दोनों को एक्सप्लेन करने में बोहर का मॉडल नाकाम रहा, वहाँ से उसको रिजेक्ट कर दिया गया। एक नए मॉडल की मांग उठती है जो इस कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व कर सके, डुअल नेचर को सॉल्व कर सके, हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी को सॉल्व कर सके, और वो सॉल्व करता है वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। सर दिया किसने? श्रोडिंगर, अरविंद श्रोडिंगर, एरविन श्रोडिंगर। उन्होंने एक इक्वेशन दी थी, उस बंदे ने ना तो कुछ एक्सपेरिमेंट कराया, उस बंदे ने कॉपी ली और एक पेन लिया और लिख दिया, वही चाहिए आज तक, कोई काट नहीं पाया उसको। सर उसका तो कैट का एक्सपेरिमेंट होता है, कैट का एक्सपेरिमेंट। हाँ, कैट का एक्सपेरिमेंट इसी पे है, पोजीशन पर, पोजीशन और उस मोमेंटम पर, इसी पर है वो। हो गया, नोट कर लिया? अच्छा, ऊपर कर दें। अब बोहर मॉडल्स के रीजन लिख लें फेलियर के, पहले भी लिखाए थे मैंने, अब वो रीजन लिखें, क्योंकि इन दो फेनोमेना को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है बोहर। उससे पहले एक चीज और करेंगे, फिर लिखेंगे रीजन। एक चीज याद आ गई मेरे, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अरुंधति, बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम मजा आ जाएगा सुनकर। तो क्वेश्चन को देखकर क्या होगा, आप ही कहोगे सर मजा आ गया, तो आपने बहुत बढ़िया बात बताई। कोई आपसे ये बोलने लगे कि प्रूव करो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर है, ये सीखेंगे कैसे प्रूव कर सकते हैं। कोई आपसे बोले बिना एक्सपेरिमेंट के कॉपी पेन पर प्रूव करके दिखा दो कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर रहता है, बड़ी बात है। एक्सपेरिमेंट से तो कोई भी कर सकता, अब तो कर ही सकता है कोई भी, लेकिन कॉपी पेन पे अब कैसे कर दोगे? यहीं बैठे बैठे आपको प्रूव करना हो कि न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर रहता है, ये चीज प्रूव करनी है ना? तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, शो दैट इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज रिमेन आउटसाइड द न्यूक्लियस। शो that electron will remain always outside the nucleus। ये चीज आपको प्रूव करनी है, ठीक है? ये कैसे प्रूव करेंगे? आपको ये प्रूफ, आज क्वेश्चन समझे क्या है? बताओ क्या है क्वेश्चन? सर ये कैसे प्रूव करेंगे कि वो ऑर्बिट पे घूम रहा है या फ्रेम पे घूम रहा है? हाँ, ये रहा न्यूक्लियस, सेंटर पे बना दिया मैंने। कोई आप बताएगा कि न्यूक्लियस का साइज, न्यूक्लियस की रेडियस कितनी होती है सेंटर से? मैंने उस एटम की भी बताई थी और न्यूक्लियस की भी बताई थी, रदरफोर्ड में मॉडल में बताई थी, याद है? पढ़ते नहीं है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर एंड रेडियस ऑफ एटम, रेशियो भी निकलवाया था अरुंधति, है ना?
10⁻⁻10 मीटर। बताओ भाई, सही है? हाँ जी, सही है क्या नहीं? बताओ। जी सर। सही है ना? कन्फर्म? हम ये मान के चलेंगे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है, हम मान के चल रहे हैं। इसको गलत प्रूफ कर देंगे फिर लास्ट में, जिससे प्रूफ हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहता है। ठीक, तो मैं मान के चल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन कहां पर रहता है? न्यूक्लियस के अंदर। ये रहा न्यूक्लियस के अंदर है मान लो इलेक्ट्रॉन। ठीक, हाँ भाई यहाँ आ दो, अब बात छोड़ दो। एक बहुत बड़ी बात आ रही है, ये आपने पढ़ा नहीं होगा कहीं पे, या पढ़ा है? ये नहीं पढ़ा होगा आपने। आपको प्रूव करना है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, तो हमने उल्टा मान लिया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है, हमने ये मान लिया। ठीक, तो अगर कोई आदमी सेंटर पर खड़ा हो यहां पर है, अच्छा पहले एक एग्जांपल बताएं आप। ये केमिस्ट्री चल रही है तो अभी पागल से हो जाओगे, तो मैं पहले आपको देसी एग्जांपल पूछ रहा हूं, एक देसी सिंपल, है ना? एक सर्कुलर खेत है ना? सर्कुलर एक खेत है, ये रहा खेत है, आप इसके सेंटर पर खड़े हैं, ठीक है? और इसमें खेत में एक गाय है जो चर रही है, ठीक है? एक गाय है, बना लेना गाय अपने हिसाब से, ठीक है? और इस खेत की जो रेडियस है, रेडियस बता रहा हूं, आप सेंटर पे खड़े हैं, मान लो इस खेत की जो रेडियस है वो है, सर्कुलर ऑर्बिट है 200 मीटर, ठीक है? आपको पता नहीं कहां है गाय, लेकिन आपको ये कंफर्म है कि खेत के अंदर है, आप सेंटर में खड़े हैं। आप हद से हद, मेरी क्वेश्चन सुनना, हद से हद कितने मीटर की गलती कर सकते हैं गाय की पोजीशन बताने में? अपने से काउंट करना है, कितने, हद से हद कितने मीटर की गलती कर सकते, गलती पूछी है गाय की पोजीशन बताने में, हद से हद, कि सर हद से हद में इतनी गलती कर सकता हूं, इससे ज्यादा तो नहीं है। 50 मीटर, 100 मीटर, हद से हद कितने की गलती कर सकते हैं कि सर इससे ज्यादा नहीं गलती हो सकती, पॉसिबल नहीं है। 200 मीटर से कम ही होगी गलती आपकी। आप ये नहीं बोल सकते इसमें कि ये 200 मीटर है, आप ये बोल सकते हैं सर जो गाय है ना वो 300 मीटर की दूरी पर चल रही है। इतनी भी गलती कोई कर देगा कि खेत के बाहर ही बता देगा रीजन, उसे ये तो पहले ही कंफर्म है कि खेत के अंदर ही चल रही है गाय, तो इतना कंफर्म है कि 200 मीटर से बाहर नहीं जाएगा वो। हद से हद 200 मीटर से ज्यादा की गलती नहीं कर सकता वो, है ना? भाई मान लो गाय उसके पास ही खड़ी, बिल्कुल ही खड़ी है ना? और वो बिल्कुल अंधा ही बन गया, गाय उसके पीछे खड़ी है, वो ऐसा खड़ा होता है ना जैसा घरों में कभी कभी, मुझे नहीं मिल रहे, मम्मी कहती है मेरी आंख से देख ले, वो वहीं रखे रहते सामने, वही वाली सिचुएशन है। गाय बिल्कुल पीछे खड़ी है, बिल्कुल पीछे, बिल्कुल यहां इसके पीछे खड़ी है, सब पता नहीं, तो ये हिसाब लगा रहा है यार, तो हद से कितनी गलती कर सकता है? तो क्या बोलेगा वो कि गाय मुझसे 200 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ी है, खड़ी इसके सेंटर पर है, कहां बताया इसने? 200 मीटर पे। बताओ कितनी गलती हुई? 200 की हुई कि नहीं हुई? बताओ, इससे ज्यादा गलती बताओ क्या हो सकती है? इससे कम ही होगी। मान लो अब गाय यहां पर खड़ी है, यहां पर, तो ये इसकी डिस्टेंस है यहां से मान लो 100 मीटर, और इसने बता दिया 200 मीटर पर खड़ी है, तो गलती तो 100 की हुई। खड़ी थी 100 पर, बताया इसने 200 पर, गलती कितनी हुई? 100 की। तो बताओ मैक्सिमम कितनी गलती कर रहा है वो? 200 की। वो तब जब गाय बिल्कुल इसके पीछे खड़ी हुई हो और ये बताया कि बिल्कुल बाउंड्री पे खड़ी है। इतनी तो गलती कर सकता है बस, इससे ज्यादा इतनी गलती कर सकता है कि ये बताया कि 300 मीटर पे खड़ी है, तो रेंज से बाहर कर दिया आपने, है ना? समझे गलती? अब बताना जरा क्वेश्चन को, अब क्वेश्चन आप बताना। इलेक्ट्रॉन है एक, आप यहां पर खड़े हो, अब बताओ आप मैक्सिमम कितने की गलती कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताने में? 10⁻⁻15। तो बताओ
डेल्टा एक्स गलती कितनी आ गई? फॉर्मूला आपके पास है क्या? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4πm, है ना? तो आप डेल्टा वी निकाले, वेलोसिटी में गलती कितनी आ रही है? 6.6 इंटू 10⁻⁻34 4πm। मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू डेल्टा वी कितना, डेल्टा एक्स कितना है? 10⁻⁻15। ये तो वैल्यू कुछ ना कुछ सोल्व होकर आई जाएगी। मैं 10 की पावर को सोल्व कर रहा हूं ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए कितनी बड़ी वैल्यू आने वाली है। तो 6.6 अपॉन 4π इंटू 9.1 बताओ कितना आ जाएगा? ये आया 10 की पावर -3 और 15 ऊपर चला गया तो कितना आया? 10 की पावर 12। बताओ ये वैल्यू बहुत ज्यादा है बहुत कम? मतलब वेलोसिटी में जो गलती है वो कितनी आ रही है? 10 की पावर 12 मीटर पर सेकंड। पॉसिबल है इतनी गलती? इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन में आपने गलती निकाल दी लाइट की स्पीड से भी ज्यादा, जबकि इलेक्ट्रॉन लाइट की स्पीड से चलता भी नहीं है और गलती निकाल दी आपने उससे भी ज्यादा। लाइट चलती है 3 × 10⁸ से और यहां पर आपने इलेक्ट्रॉन जो कि लाइट की स्पीड से चल भी नहीं पाएगा उसमें गलती आपने कितनी निकाल दी? लाइट की स्पीड से भी ज्यादा। बताओ पॉसिबल है कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, झूठे चेहरे ना दिखाओ मुझे, जो सच है वो दिखाओ। समझे क्या नहीं? इसका मतलब कुछ चीज हमने गलत मान ली। क्या गलत मान ली? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जो माना है हमने गलत मान लिया है। वो यहां से प्रूव होता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहता। बढ़िया कॉन्सेप्ट नहीं हाइजेनबर्ग? करो नोट। अब श्रेय कुछ सोच रहा है, सोचो। समझे? बढ़िया नहीं? कितना बढ़िया प्रिंसिपल दिया हाइजेनबर्ग ने, आप मजा उठा दिया। कोई 10th वाला बच्चा प्रूव ही नहीं कर सकता इसको। 11th का जो स्टूडेंट है वही प्रूव कर सकता है। वो कैसे प्रूव करेगा? सर एक चीज कह रहा था, ये सर डेल्टा भी निकलना है ना? हाँ, वेलोसिटी तो और ज्यादा होगी। वेलोसिटी और ज्यादा, मैं ये तो बता रहा हूं, गलती 10 की पावर 12 में आ रही है तो वेलोसिटी और ज्यादा आएगी, जबकि लाइट की स्पीड 10⁸ में होती है। कमाल की बात। और वो तो पार्टिकल है, पार्टिकल तो इतनी तेज भागता भी नहीं है, लाइट ही तो भागती है 10 की पावर 8 से। नहीं समझे? आएगा सी, घर जाके पढ़ोगे तो और समझ में आएगा। हैं? हो गया? नोट कर लिया? नेक्स्ट, रीजन फॉर फेलियर्स ऑफ, रीजंस फॉर फेलियर ऑफ, हालांकि पहले बता चुका हूं कुछ पॉइंट, बोहर मॉडल, लेकिन ये पॉइंट भी बोहर मॉडल को फेल करने में पूरी मदद निभाते हैं। पहली बात, दो ही बातें, बोहर ने इलेक्ट्रॉन को क्या माना था? पार्टिकल, पार्टिकल ही तो माना था, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में कौन से नेचर शो करता है? डुअल नेचर। ये डुअल नेचर किसने प्रूव की थी? डी ब्रोगली। इसका मतलब बोहर का जो मॉडल है वो डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग नहीं है। वेलोसिटी और रेडियस तो उन्होंने सर्कुलर में मान के निकाल ली है। नेक्स्ट क्या है? हाइजेनबर्ग।
बोहर कहता है पोजीशन भी निकाल दूंगा और वेलोसिटी भी निकाल दूंगा। हाइजेनबर्ग मना करता है नहीं निकाल पाओगे। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी दिया। मतलब बोहर का जो मॉडल है नॉट अकॉर्डिंग टू किसके, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसके अकॉर्डिंग नहीं है हाइजेनबर्ग। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए एक नया मॉडल आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ये नोट कर लो बस। अब कुछ वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको, फिर बाद में स्टार्ट करेंगे। वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम ही डिस्कस करना है अब हमें। कुछ वीडियो देखेंगे आज, ठीक है। कुछ जानते हो वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के बारे में? कुछ भी नहीं। इक्वेशन होती है, तुम बताओ। हैं? वेव मैकेनिकल का रखा है तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल बता दो कि उन्होंने कैसा बताया था, कैसा होता है मोड। तो फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है या उससे अलग अलग भी आ जा सकता है? अच्छा, सही बात बोली है। कुछ समझे? हाँ, कुछ समझे क्या बताया? क्या कोई, मैं एग्जांपल सोच रहा हूँ डेली लाइफ का, बहुत बढ़िया एग्जांपल है एक। चलो थोड़ी सी हिंट देके जा रहा हूं मैं, वैसे तो कल नेक्स्ट टर्न पकड़ेंगे। मच्छर मक्खी तो देखा होगा आपने, मच्छर मक्खी बहुत सिंपल मॉडल है, सबसे आसान मॉडल मुझे ही लगता है। एक बैलून लो सर्कुलर, उसमें एक मच्छर छोड़ दो आप या मक्खी छोड़ दो, छोड़ दी, घूमती फिरेगी पूरे, है ना। तो वो मक्खी मच्छर इसमें घूमता फिरेगा। ये मैंने इसके पर बना दी, ठीक है। मक्खी मूवी देखी है? मक्खी मूवी तो है, नहीं देखी ना? फिर देखी तुमने? ये सेंटर है इसका, कहीं भी घूमेगा, बस ये वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। मतलब ये मेरा क्या है, ऑर्बिटल जो एटम के अंदर होते हैं उसके अंदर ही घूमता है इलेक्ट्रॉन, और कोई फिक्स्ड पाथ नहीं है, रैंडम, जहां उसकी मर्जी होगी वहां जाएगा इलेक्ट्रॉन, जहां उसकी मर्जी होगी, है ना। यहां न्यूक्लियस पे नहीं आएगा क्योंकि यहां तो न्यूक्लियस है ना, यहां पे नहीं आएगा, रैंडमली घूमता रहेगा कहीं कहीं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। नहीं, न्यूक्लियस से नहीं टकराएगा, लेकिन उसके आसपास के रीजन में घूमता रहेगा, है ना। तो मैं कुछ एक दो वीडियो छोटी सी दिखा देता हूं, बाकी कल मैं इसके बारे में बताऊंगा। अब ये इस वीक चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। हाँ भाई, इधर देखो जरा श्रेय, कुछ देखते हैं अगर कुछ मिल जाए दिखाने लायक। एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम, नहीं। और देखते हैं कोई, बोर्स मॉडल, हाइजेनबर्ग, ये भी तो देख लें। बोहर देख लिया आपने? कुछ भी नहीं दिखाया अभी तो शायद मैंने।
देखते हैं बोर में क्या है। Bohr's model of an atom. In this module, you will learn about the Bohr's model of an atom. Prior to Bohr, there were a number of scientists who were working on the structure of atom. Rutherford was one of them, and his model was the closest model to the Bohr model of atom. In fact, Niels Bohr had helped to overcome the problem in the Rutherford's model of an atom. The Rutherford's model of an atom had a major drawback, that it could not explain the stability. स्टेबिलिटी का एक्सप्लेन नहीं कर पाया था ना। The electrons in an atom revolve around a positively charged center called nucleus. However, later on, it was found that any particle in a circular motion would undergo acceleration and thus would lose energy. एनर्जी मिट। So, the electron would take a spiral path and would finally fall into the nucleus and the atom would collapse. ब्लास्ट। But this does not take place in reality. Bohr said that electrons do revolve around the nucleus, but their energy remains fixed. He explained that the energy of electrons remains fixed because they are देखो सर्कुलर माना नहीं माना इसने। Each of these orbits is at a fixed distance from the nucleus and is associated with a fixed amount of energy. These orbits with fixed energy are known as discrete orbits or energy levels. These energy levels are represented by the letters K, L, and M. K, L, M with the बता देते हैं। numbers 1, 2, 3, 4, starting from the center. So, the final model of Niels Bohr was similar to the Rutherford's model of an atom, which states that an atom consists of a positive और Rutherford है, ये बोहर है। center around which the electrons revolve. The only difference was that in the Bohr model, electrons revolve around the nucleus in fixed orbits with fixed energy. For his work on structure of atom, he got a Nobel Prize in 1922. Let's recap. Bohr model of atom suggested that an atom consists of a positively charged. इसके बाद हाइजेनबर्ग था एक। Heisenberg's uncertainty principle. We will take an example to understand कुछ समझे? uncertainty principles. Let there be ये a कुछ ये तो एग्जांपल मैंने दिया था। searching for a ball, whose velocity he has been told, but not the position. He will come to know the position of the ball when the ball चेंज हो गई वेलोसिटी, At है ना? this point of time, the velocity of the ball would have changed due to the collision. इसने पट्टी हटा के देखी तो बॉल वहां पहुंच चुकी थी। Heisenberg stated that exact velocity and exact position cannot be determined simultaneously. कुछ समझेगा नहीं? ये क्या है? ये तो पढ़ चुके हैं हम। छोटी सी वीडियो थी एक, ये एग्जाम्पल तो दिया था मैंने शायद। हाइजेनबर्ग, ये तो बाद में देखेंगे हम, है ना। एक छोटी सी वीडियो थी यार, मैं दिखाना चाह रहा था, कहाँ गई वो जाने। ऑर्बिटल्स की वीडियो थी वो। एटॉमिक ऑर्बिटल 3D। मैं ये बताना चाह रहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमता कैसे है। ये नहीं है शायद वो। In the lowest point, therefore we must एटॉमिक वेव फंक्शन एनिमेशन, ये होता है सिस्टम। देख रहे हो कैसे घूम रहा है न्यूक्लियस की चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, कहीं भी। येलो कलर का इलेक्ट्रॉन है। क्या बन गया? एस ऑर्बिटल बन गया ये। देखो, या तो फिर ऐसे घूमेगा, बीच में न्यूक्लियस है,
बीच में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो अलग अलग शेप में घूमता है, कभी स्फेरिकल में, कभी डंबल शेप में, है ना, कभी डंबल प्लस रिंग, बीच में रिंग दिखाई दे रही है आपको ऐसे सर्कुलर, और डंबल है ऊपर नीचे। और देखो जहां जहां इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, वहां इसने बाउंड्री खींच दी है कि भाई यहां तक जा रहा है। ये अब पढ़ेंगे हम वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, चलो तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, आज यहीं रहने देते हैं। ये वीडियो फिर दिखाऊंगा मैं दोबारा। तो अभी अब टेस्ट ले लिया, अब अपना